अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ रूह अदा की 4 एपिसोड, और ये बहुत 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 स्पेशल है। आपके दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली है। बहुत 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 कुछ है आज के एपिसोड में, तो दिल थाम लीजिए और सारे काम छोड़ दीजिए। मैं भी आपको लेकर चलती हूँ जल्दी से एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मामा मेरा कचूमर बना दे, कुछ भी करके नू का गुस्सा हटाना होगा। उफ, क्या क्या करना पड़ता है मनहूस मनहूस लोगों के लिए। ऐसा करती हूँ, जाकर कोई गिफ्ट लेती हूँ और उसकी फेवरेट लेमन पेस्ट्री भी, और हॉस्पिटल जाकर मनाती हूँ। थोड़ा लिहाज करेगा वहाँ। 11 बजे तक उठकर वो रेडी हुई, सिल्की ब्लैक बोल्ड लुक शर्ट के साथ टाइट ब्लैक ही जीन्स पहने, बाल खोले हील्स पहनकर खुद पर बेदरीग परफ्यूम का स्प्रे करने के साथ वो खुद कलामी किए बड़बड़ा भी रही थी। कल तो इसने मामला हल्का लिया, पर आज अपना फैलाया रायता समेटने का सोचे वो नूह से एक बार फिर बात करने का फैसला कर रही थी। खैर, पहले तो मानिया सीधा मॉल गई। इसे नूह का फेवरेट ब्रांड भी उसके रूम में जाकर ढूंढना पड़ा, और वो जिस मॉल में आई वहां लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाना था, और लिफ्ट से वो बहुत डरती थी। मगर फिर कुछ देर रुक कर मानिया ने वेट किया कि कुछ लोग हों साथ, ताकि वो बिना डरे ऊपर जा सके। 5 मिनट वहीं खड़े वो उकता गई। गुस्सा भी आ रहा था नूह पर। हर 5 मिनट ही उसकी इंतजार की कैपेसिटी थी। भाड़ में जाए नूह, और उसके लिए सोची गई मेरी हर अच्छी चीज। कुदरत ही नहीं चाहती मैं उस नक चढ़े के लिए कुछ करूं। हाँ बिगड़ने के दौरान वो पलटते पलटते रुकी, क्योंकि लिफ्ट में एक मेल एंटर हुआ। मानिया ने जल्दी से लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाए, मगर जब अंदर घुसी तो अमाइल को देखते मुंह ऐसा बनाया जैसे मुंह में कड़वा बादाम आ गया हो। खुद अमाइल, जो अपने सेल फोन के साथ बिजी था, मानिया को देखकर संजीदा हुआ। इससे पहले मानिया बंद होते लिफ्ट गेट से निकलती, इसे लगा किसी ने इसे कब से अपनी तरफ खींचा है। मानिया के अंदर होते ही लिफ्ट का गेट बंद हुआ और वो चल पड़ी, मगर अमाइल ने जिस तरह इसे बचाने की नीयत से खींचा था वो उसके सीने से आ लगी। दोनों तरफ सांस थमी थी, शर्तियां थमी थी। मानिया के गुदास चेहरे में घबराहट घुली, और अमाइल अपनी हरकत पर उलझा के जब वो जा ही रही थी तो क्या जरूरत पड़ी इसे खींच कर अंदर करने की। जाने देता। पर इन दो के पास इस वक्त देखने के सिवा कोई काम न था। एकदम ही लिफ्ट में लगते झटके पर मानिया ने जोर से उसके सीने से शर्ट मुट्ठियों में बेचते खौफ से अमाइल की गर्दन में चेहरा छुपाया, जो खुद लिफ्ट के अचानक रुक जाने पर मुतफक्र हुआ। ऊपर से लिफ्ट की लाइट भी जलने बुझने लगी। गर्दन में घुसेड़े मानिया के चेहरे की अजीब ही तपश थी कि वो जो सांस भरते चीख रही थी, अमाइल को रगों में घुलती महसूस हो रही थी। मानिया, रिलैक्स। अमाइल ने कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद थूक सा निकलते इस कामती लड़की को खुद से दूर करना चाहा, तो वो गहरे सांस लेती, गर्दन घुमाकर लिफ्ट की रोशनी को देखते और डरी। प्लीज इसे खुलवाओ, मेरा दम घुट जाएगा अमाइल, प्लीज। वो लिफ्ट की दीवारें एकदम खुद में गड़ता फील करे। जब चिल्लाई तो अमाइल उसकी हालत से इतना तो जान गया कि ये लड़की किसी फोबिया का शिकार है। अभी खुल जाएगी, गहरे गहरे सांस लो। वो मानिया का चेहरा हाथों में भरे अपनी तरफ पलटा गया, ताकि वो जलती बुझती रोशनी या बंद जगह के खौफ के बजाय इस चीज को महसूस करे कि यहाँ घुटन नहीं है, उसके साथ कोई मौजूद है। नहीं आ रहा सांस। प्लीज, उस दिन बदतमीजी की थी तुमसे, बदला है ये क्या? देखो, आई एम सॉरी। मानिया के जहन में अमाइल के अंदर खींचने की बात बसी थी। तभी वो यही समझ रही थी ये सब अमाइल ने किया, जबकि अमाइल कितने ही लम्हे पलके ना झपका सका। बदला? मैं तुमसे बदला क्यों लूंगा? तुमने कौन सा जान ले ली थी मेरी? मैंने तुम्हें अंदर खींचा था कि बंद होता डोर तुम्हें लग ना जाए। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था लिफ्ट खराब हो जाएगी। पुरसुकून हो जाओ प्लीज, ऐसे पैनिक नहीं करो। वो आमतौर पर बदतमीज लोगों को मुंह लगाना पसंद नहीं करता था, पर मानिया अभी जिस हालत में मिली, अमाइल के अंदर की हफ्कियां दम तोड़ गईं। इवन वो उसके डरने, कांपने और रोने पर परेशान भी महसूस हुआ। मुझे डर लग रहा है, वो मजीद माइल के सीने में सिमटने लगी, तो इसने भी फिलहाल सिचुएशन के मुताबिक उसको अपने गले लगने दिया, क्योंकि माइल के बकौल ये घबराहट और कंफर्ट दिलाने का बेस्ट तरीका है। आई एम सॉरी, मैं अपने सीनियर की वाइफ को हक कर रहा हूँ, पर तुम्हें रिलैक्स होना होगा और मुझे बस डॉक्टर समझ लो। तुम्हें पता है ऐसे पैनिक होने से हार्ट स्ट्रोक भी हो जाता है। टेक इट इजी गर्ल। वो बंद होती रोशनी से ज्यादा डर रही थी। उसे लग रहा था उसके ख्वाबों की बिगड़ी शक्लों वाले लोग आस पास से आ जाएंगे। वो माइल को सुन रही थी, पर उसके दिल की आवाज वो पहला सांस थी जो सफाक लड़की के दिल तक गई, बह गई। वो उसकी पुश्त पर हाथ सहलाए बार बार उसके चेहरे की तरफ देखता कि वो पुरसुकून हुई या नहीं।
पर वो एकदम बेजान सी गुड़िया बनी इससे लिपटी खड़ी थी, जैसे सांस भी लेना छोड़ गई हो। मानिया, वो उसकी मुतफक्कर पुकार पर चौंकी। उसके सीने से जरा दूर हुए इसने अमाइल की आंखें देखते दम साधा। आप कैसा फील कर रही हो? वो बहुत ज्यादा परेशान लगा। ये मानिया ने अब जरा होश में आते महसूस किया। इसे खुलवाओ ना प्लीज। वो फिर से रोते सिसकी, और तभी अमाइल ने जोर से अपना बूट वाला पैर जैसे लिफ्ट के दरवाजे पर मारा। मानिया अब की बार अमाइल से डरती जरा दूर होती दीवार से लगी। वो पूरी कुवत लगाए दरवाजे को पीट रहा था, और मानिया का डर जैसे लम्हे में जायल होता गया। कोई है? कोई सुन रहा है? अमाइल ने अपने दोनों हाथों को लिफ्ट के दरवाजे में उंगलियों की मदद से फंसाए, जब कुवत लगाए खोलने की कोशिश की। और लिफ्ट का दरवाजा जब जरा सा खुला तो मानिया ने जल्दी से अपनी हील उतारी और इस लिफ्ट डोर की खुलती दर्ज में फंसा दी। अमाइल ने खुशगवार हैरत से मानिया को देखा, जो खुद भी धीमा सा मुस्कुराई, क्योंकि इस आइडिया पर अमाइल काफी इम्प्रेस हुआ। तुम्हारी हील टूट जाएगी, मंजूर है? जनाब जोर आजमाई करे, जरा एक आखिरी जोर लगाने से पहले मानिया की तरफ पलटे। टूटने दो प्लीज, बस इसे खोलो। वो किसी तरह इस घुटन से निकलना चाहती थी, और मानिया की मुस्कुराहट तब गहरी हुई जब अमाइल ने मजीद जोर लगाते पहले इस दर्ज में अपना शूज फंसाया, फिर पैर और फिर टांग, जिसकी वजह से डोर का ऑटोमेटिक लॉक फंक्शन ही खराब हुआ। और दरवाजा जब झटके से खुला तो अमाइल इससे पहले गिरता। मानिया ने जल्दी से उसकी बाजू दबोची। जनाब संभल कर सीधे हुए तो आगे मेंटेनेंस टीम भी पहुंच चुकी थी, जो तकलीफ के लिए माजरत करती दोनों का शुक्रिया कहे काम लग चुकी थी, जबकि वो दो भी बाहर वापस निकले। मानिया ने अपनी हील जमीन पर रखे पहननी चाहिए, और उसकी शर्ट के डीप गले पर सरसरी नजर डालते ही अमाइल ने से रोका, और उसके हाथ से हील लेते संजीदा सा खुद जब उसके कदमों में बैठा तो मानिया पथरा सी गई। फिर जब अमाइल ने उसका पैर उठाया तो बेख्तियार इसने दोनों हाथ झुककर अमाइल के कंधों पर टिकाए। वो इसे हील पहनाते ही उठ खड़ा हुआ। मानिया ने नजरें झुकाते अमाइल के हाथ को देखा। वो जो नजरें थी बयान करने लगो तो दीवान कम पड़ जाता। तुम बहुत अच्छे हो। वो इसे देखती थैंक यू कहने के बजाय ये जुमला कह गई, पर अमाइल के तासुरात बेहद खूबसूरत और शांत थे। मुझे पता है, तुम भी हो जाओ। डॉक्टर अदा को भी सुकून की बहुत ज़रूरत है। सड़े रहते हैं, तुम इनको तंग मत किया करो। मुझसे ज़्यादा अच्छे और डिसेंट हैं वो। 6 माह हुए मुझे इंटर्नशिप शुरू किए। इन 6 माह में तुम दो के रिश्ते का कचरा होता ही देखा है। सॉरी, ये पर्सनल है, पर मुझे पता नहीं क्यों लगा कि कहना चाहिए मुझे। मैं डॉक्टर नो को पर्सनली पसंद करता हूँ। मुझे अपनी फैमिली कहते हैं वो, तो इस लिहाज से मुझे फिक्र है उनकी। मानिया ने सारी बात सुनी और तहम्मुल का मुजाहिरा किया, हालांकि वो उसकी आदी न थी। तुम अच्छे हो क्योंकि मदद की मेरी, हालांकि मजाक भी उड़ा सकते थे। बस मदद की तुमने, मैंने एतराफ़ किया। इससे आगे फ्री होने की ज़रूरत नहीं मुझसे, समझे? जाओ काम करो अपना। अपने रास्ते को नापती वो आंखें माथे पर रखकर अपनी कार की तरफ बढ़ी, पर माइल वहीं खड़ा समझने की कोशिश में था कि ये मशवरा अच्छा था, पर देकर वो खुद को मन ही मन में कोसना क्यों चाहता है आखिर। वो चली गई थी, पर माइल अपने धड़कते दिल की लपक पर हैरत ज़दा वहीं खड़ा था। कोई तेज धारी तीर था जो सीने में गड़ा महसूस होने लगा। ये कैफियत इतनी अजीब थी कि माइल को इससे जान छुड़वाने को सर झटकना पड़ा, और रास्ता भी। मानिया ने बेकरी का रुख किया, पर सारा रास्ता उसका ध्यान अमाइल हिरत कुरैशी के इस दिल से उलझा था, जिसे इसने दिल के पास महसूस करे कुछ देर सब महसूसात को मरता फील किया था। वो लेमन पेस्ट्री लेने आई, साथ कुछ नमकीन कुकीज़ भी ऑर्डर की, क्योंकि उसे याद था वो अक्सर मीठी चाय के साथ नमकीन कुकीज़ खाता है। वो ध्यान यकजा करके रख रही थी, और फिर गिफ्ट को लेने का ख्याल तरकिए विलियम हॉस्पिटल का रुख किया। मकसद जहन में बस मामा की हसरत बनी प्रॉपर्टी की हिफाजत थी, और उसके लिए वो नूह का मूड ठीक करने आई थी। वो हॉस्पिटल पहुंच आई तो सब स्टाफ इससे वाकिफ था। नूह किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी में बिजी था। तभी मानिया को उसकी सेक्रेटरी उसके ऑफिस में ले आई, जहां मानिया के लिए इंतजार बहुत मुश्किल था। पर फोन था, तभी वो फोन पर बिजी हो गई। वो फोन पर सोशल एप्स खोले अमाइल हिरत को सर्च कर रही थी, फिर इसे फॉलो भी किया। स्नैपचैट पर भी वो इसे पहली क्लिक पर ही मिल गया, क्योंकि मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स थे उसके, जिसमें ज़्यादातर रील्स हॉस्पिटल वर्क की थी, और इक्का दुक्का वो हिट सॉन्ग पर लिपसिंग भी करता नजर आ रहा था। वो आई नूह को मनाने थी, पर उसका ध्यान अमाइल पर टिका था। नूह 40 मिनट तक फ्री हुआ तो किसी नर्स के थ्रू इसे मानिया के आने का पता चला, तो संजीदा चेहरे में अताब सा गुल्लाया। नूह अपने ऑफिस एंटर हुआ तो मानिया को फोन पर बिजी देखते वो बिना आवाज उसके अकब में आ रुका, जहां वो अमाइल की पिक्चर को जूम करके देख रही थी। नूह ने अपनी मुट्ठी गजब से कसी।
اپنے ہاتھ کو مانیہ کی گردن دبوچنے سے روکتے جب پاس سے گزرتا اپنے ٹیبل کی طرف گیا تو مانیہ نے جلدی سے فون سے توجہ ہٹائی اور اٹھ کر اپنے رولنگ چیئر سنبھال کر لیپ ٹاپ کھولتے نوح کے پاس آ رکی۔ تمہارے لیے تمہاری فیوریٹ لیمن پیسٹری لائی ہوں، سالٹی کوکیز بھی، چائے منگواؤ نہ، مل کر کھاتے ہیں۔ مانیہ نے پیسٹری باکس اوپن کرے سامنے رکھا تو نوح نے اس کی طرف دیکھا جو یہ سب صاف صاف جبرن کرتی نظر آ رہی تھی۔ اب سے لیمن پیسٹری بالکل پسند نہیں رہی مجھے، اور اب سے چائے پھیکی جبکہ کوکیز میٹھی کھاؤں گا۔ وہ دگنا سنجیدہ تھا۔ مانیہ کے دانتوں کو کچھ ہوا کہ آدمی کا ناک کو چبا جائے۔ بیچاری کا غصہ دبنے پر نہ آ رہا تھا۔ تم نے ہمیشہ مجھے ٹیس ہی کرنا ہوتا ہے۔ دیکھو ماما میری جان لے لیں گی نو، اگر ان کو پتہ چلا پراپرٹی والی بات میں نے اگلی ہے تو مجھے اپنی کچھ چیزیں دے دو نا، پراپرٹی میں بنا نکاح رجسٹر کیے ہی ماما کو بے وقوف بنا لوں گی، وہ مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ رشتہ توڑ چکی تھی اور نو کو لگ رہا تھا شاید سچ میں منانے آئی ہے۔ ایک بار مجھے بھی بنا لیتی بے وقوف، کیا پتا آدھی کے بجائے اپنی پوری جائیداد تمہیں دے دیتا۔ تم نے ایسی والی غلط ایفرٹ بھی نہیں کی مجھ پر، صحیح کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ عجیب کر لاہٹ تھی نوح کے لفظوں میں، پر مانیہ سمجھنے سے قاصر و بیزار۔ ہم دو پزل کے پیسز نہیں ہیں نوح، تم مشرق ہو اور میں مغرب، وہ اکتا کر بولی تو نوح نے چیئر ذرا اس کی طرف گھمائی۔ تو تم یہاں میری خود کے لیے رہی سہی پسندیدگی کا جنازہ نکالنے آئی ہو، کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہو بتاؤ؟ روح نے امائل کی تصویر پر مانیہ کا غور دیکھا تھا، یہ تپش اسی مومنٹ کی نکلی تھی۔ میرے پاس چوائس کی کمی نہیں ڈارلنگ، گلی گلی میں مجھے میرے ٹائپ کا لڑکا پڑا مل جائے گا۔ مجھے تو تمہاری فکر ہے، جس طرح تم نے خود کو بنا لیا کوئی پاس بھی نہیں بٹکے گی۔ منہ لگانا تو دور کی بات ہے، ہیڈ چائے نہیں پلا رہے تو میں چلی۔ پراپرٹی والی بات مان لو، بدلے میں تمہیں کوئی بہکی لڑکی لا دوں گی 2 راتوں کے لیے، ڈیل سمجھ لینا۔ آخری بات پر وہ آنکھ مارے حباست سے ہنسی اور دروازے کی طرف بڑھی جب نوح کی پکار پر رک کر پلٹی۔ اپنی آدھی جائیداد، اثاثے، بینک بیلنس تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں، ڈیوورس کے پیپرز پر تمہارے سائن شرط ہیں۔ نوح کے چہرے سے وہ اندازہ نہ لگا سکی وہ کس کیفیت کا شکار ہے۔ میں خوشی خوشی کروں گی سائن، اور تم سے جان چھوٹنے پر اپنے سب دوستوں کو ازمیر کی سب سے مہنگی جگہ پارٹی بھی دوں گی، وہ خوشی سے چہکتے بولی۔ نوح کا ایک ہاتھ ٹیبل کے کنارے کو تھامے ہوئے تھا۔ یہ بالکل ایسا احساس تھا جسے جسم میں قطرہ قطرہ اذیت اتاری جا رہی ہے اور ہر لمحہ اس کی شدت بھی بڑھ رہی ہے۔ مجھ سے جان چھوٹنے پر مانیہ، وہ شاید اپنے کانوں پر یقین نہ کر سکا تو دل چاہا دوبارہ پوچھ لے۔ ہاں یہی تمہارا مقدر تھا نو، پراپرٹی کے لیے تھینک یو، ورنہ تم سے تو آزادی مل جاتی، ماما میرا جینا حرام کر دیتی۔ دراصل ان کو میکائل بابا کھینچ کر رکھتے ہیں نا، تبھی مزید دولت چاہتی ہیں تمہاری۔ میرے خیال میں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، میری لالچی ماما میرے ڈیڈ سے بھی اسی لیے الگ ہوئی تھی۔ اب تم سے کیا چھپانا، کیا کرو گے یار تم اتنی دولت کا، غریبوں میں بانٹ دیا کرو۔ لیمن پیسٹری آخری بار کھا لینا، اگلی بار تمہیں زہر کھلا دوں گی۔ اس سے بے نیاز کہ وہ نوح پر کیسا قہر ڈال رہی ہے، ہنستی ہوئی چلی گئی۔ اور نوح نے اپنے اندر کو تو سنبھال لیا، اپنے آپ کو تو سنبھال لیا، پر اس سے سنبھلنے میں وہ اندر سے کتنا راکھ ہوا یہ بس اس کا اللہ جانتا تھا۔ وہ پلٹا اور ساتھ ہی پیون کو اپنے آفس بلایا جو اگلے 2 منٹ میں نوح کے آفس میں داخل ہوا۔ یہ سب اٹھا لو۔ نوح کے اسپاٹ حکم پر پیون نے وہ پیسٹری اور کوکیز کا پیک اٹھایا اور سر ہلاتے ہی آفس سے نکلا، جبکہ نوح اپنی کن پٹی مسلتا ہوا اپنے روم میں انٹر ہو گیا۔ کل ڈیوورس پیپرز ود سائن مل جائیں گے تمہیں، پراپر طلاق ہونے میں کتنے دن لگیں گے؟ اپنا فون نکال کر اپنے وکیل کو کال ملائے پوچھا۔ 1 دن نو سر، آپ 2 کو جج صاحبان کے سامنے پیش ہو کر ساتھ نہ رہنے کی وجہ دینی ہے، بس طلاق رجسٹر ہو جائے گی۔ ویسے بھی آپ کا اور مانیہ کا نکاح آلریڈی ادھورا ہے، نان رجسٹر ہے۔ وکیل نے کچھ تفصیل فراہم کی۔ بتا دینا پہنچ جائیں گے، حق مہر کی رقم کے ساتھ میری ہاف پراپرٹی سے جائے گی، اس کے پیپرز بھی کل تک بنوا لو۔ نوح نے اس بار حکم دے کر دوسری طرف حیرانگی اتاری۔ مگر نان رجسٹر نکاح کے لیے ہاف پراپرٹی کی شرط لاگو نہیں ہوتی، اگر نکاح بنا رجسٹر ہوئے ختم ہو جائے تو آپ کی جائیداد سے مانیہ کو حق مہر کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وکیل کی بات سنے نوح نے بیڈ کی بائیں کی جانب بیٹھتے سانس کھینچا۔ جو چیز اس سے کسی بھی طرح منسوب ہو گئی تھی وہ میں پاس نہیں رکھ سکتا، تم پیپرز بناؤ۔ نوح کا فیصلہ حتمی تھا۔ ٹھیک ہے سر، یہ کام بھی کل ہی ہو جائے گا۔ وکیل نے مطمئن کرتے ہی اجازت طلب کی اور نوح نے کال ڈسکنیکٹ کرے فون میٹرز پر اچھالا اور خود فریش ہونے بڑھ گیا۔ چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، سنبھلنے کی اور اہانت برداشت کرنے کی انتھک کوشش کا کرب اس شخص کے وجود پر طاری تھا۔ نامہ کی مصروفیت یہ رہی تھی کہ اس نے کچھ کمپیوٹر کورسز کے لیے یونی کا چکر لگایا، کیونکہ وہ چاہ رہی تھی جب تک سٹڈی دوبارہ شروع کرتی ہے کچھ بیسک سکلز دوہرا لے
और तभी से 2 कोर्सेज मुनासिब लगे। दिन सारा वहीं गुजरा, फिर वो थोड़ा सा लाइब्रेरी जाकर बुक्स वगैरह को देखने गई। क्योंकि कोर्सेज की बुक्स खरीदना वेस्ट ही जाता, तभी इसने लाइब्रेरी ही चुनी। जब तक वो घर आई 4 बज गए थे। हिरत और फेरोज साहब लॉन में रैकेट्स खेल रहे थे और नामा और खुशगवार हैरत से दोनों जेंटलमैन्स की गेम सराहती वहीं पास आ रुकी और क्लैप की, जिससे दोनों का हौसला बढ़ा। फेरोज सुल्तान का जरा सांस फूल गया तो गेम रोक दी गई। फिर नामा ने बाबा को आरामदायक चेयर पर बिठाकर पानी ग्लास में डालकर दिया और खुद शर्ट की आस्तीनें चढ़ाती मैदान में कूदी। हिरत कुरैशी एक्साइटेड हुए और उसके बाद जो गेम लगी वो सारी नामा ने जीती। वो जीतने पर जब खुलकर मुस्कुराती मुस्कुराती वापस अपने हॉल में कैद हो जाती तो इस लम्हे फेरोज सुल्तान नामा की तरफ हसरत भरी नजरें जमा लेते। उनका बस नहीं चलता था इस मुस्कुराहट को हंसी बना दे। लगता है खेलती रहती हो। हिरत पास आते नामा को देखते मुस्कुराए तो वो सरनफी में गुमा गई। आपके साथ ही लास्ट टाइम खेला था अंकल। नामा पैदाशी प्रो प्लेयर है जनाब। वो अपनी कॉलर झाड़ती गरूर से बोलती दोनों यारों का कलेजा ठंडा कर गई। ऐसी पैदाशी प्रो प्लेयर तो अल्लाह सबको दे, आमीन। मैंने लो फैट मीट बॉल्स बनवाए हैं स्नैक्स में इमली की सॉस के साथ, मैं लेकर आया। वैसे भी तुम्हारे अब्बा हजूर का जब सांस फूलता है ना, इसका मतलब है इनको कुछ तगड़ा खिलाना चाहिए। हिरत साहब के शौक तो बस खानों से जुड़े थे। वो मुस्कुराती सर हिलाए खुद भी बाबा की तरफ आई, जो मुसर्रत हेज निगाहों से अपनी तरफ आती नामा को ही देख रहे थे। वो लाड से आने पर उनके मजबूत हाथों में अपने मुलायम हाथ थमाती, झुकी और बाबा का माथा चूमा, जिस पर फेरोज सुल्तान आसूदा तरीन मुस्कुराए। बाबा मैं सोच रही हूँ अब जॉब यहीं है तो यहीं कोई घर देख लूँ, इस तरह आप भी अपने बड़ी के पास रह लेंगे। मुझे ना यहाँ रहकर थोड़ा अजीब लग रहा है। ये लोग तो हमें जाने नहीं देंगे, ना मैं खुद को और आपको बोझ बनने दूंगी किसी पर, लेकिन फिर भी अपनी प्लेस तो अजमेर में लेनी पड़ेगी ना। वो वहीं बाबा के कदमों में मुतफक्कर सी बैठी बोली तो फिरोज साहब के चेहरे पर भी संजीदगी की परछाइयां उड़ने लगी। बहुत खर्चा हो जाएगा नामा, यहाँ प्रॉपर्टी बहुत महंगी है मेरी जान, किराए बहुत ज्यादा हैं। तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं हिरत के अकाउंट में कुछ अमाउंट भेज दूंगा ताकि तुम्हारी ये अजीब वाली फीलिंग खत्म हो। मेरा न्यूज में आर्टिकल कल छप जाएगा, अच्छी खासी पेमेंट आ जाएगी। वो बाबा की हर बात सर आंखों पर रखती थी, पर वो क्या करती कि बाबा ने उसकी तरबियत ही ऐसी की कि किसी का एहसान किसी सूरत ना लिया जाए, भले सामने वाला दोस्त ही क्यों ना हो। बाबा वो हर्ट हो जाएंगे। इस्तांबुल में भी तो किराया देते थे ना हम, यहाँ भी दे देंगे। अच्छी सैलरी पर जॉब मिली है मुझे, अमीर नामा समझे मुझे। और वैसे भी बाबा जान भूले मत, मेरे पास रोल्स रॉयस है जो रईसों के पास भी नहीं होती। वो बरम रखती है हमारी सफेद पोशी का कि कोई हमें लो वैल्यू नहीं समझता। इस बार फिरोज सच में खुलकर हंसे। एक उनकी नामा और उसकी रोल्स रॉयस, दोनों लाडले थे उनके। ये गाड़ी तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट थी जब तुम 18 साल की हुई थी। मैं अपनी जान दे दूं पर इससे कभी बिकने ना दूं। ये तुमसे जुड़ी है, तुम्हारी फेवरेट है, तभी मुझे हमारे घर से 1000 गुना प्यारी है। इसे बेचकर हम कई अरसा बिना कुछ किए ऐश कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि कुछ चीजें कीमत नहीं हाई एहसास से जुड़ी होती हैं, जैसे नामा सुल्तान की रोल्स रॉयस। बाबा का माथा चूमने पर नामा की आंखें हफीफ सी धुंधलाई। ये मुझे प्राउड फील करवाती है, आप और ये गाड़ी, बस इनके अलावा नामा का है क्या। हस्क भी है मेरा। आप हिरत अंकल को किसी भी तरह पैसे देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो और उनका बेटा जितने प्योर हैं, पैसा इस खलूस की तौहीन करेगा। वीकेंड पर मैं जाऊंगी इस्तांबुल, अपना और आपका वार्डरोब सामान भी ले आऊंगी और घर का फाइनल किराया भी दे आऊंगी कि हम शिफ्ट कर रहे हैं अजमेर। और यहाँ भी करीब कोई अच्छा अपार्टमेंट मिलता है ना तो मैं फौरन ले लूंगी। बस आप अपने बड़ी के साथ बहुत खुश है ना, इसका दुगना सुकून है मुझे। आपकी मुस्कुराहट मुझे एनर्जी देती है। नामा का फैसला बेहतरीन था, जबकि फेरोज मुसर्रत के जज्बात से अटे थे कि उनकी बेटी फीलिंग्स को अहमियत देना जानती है और खुदगर्जी से छू कर भी नहीं गुजरी। और तुम पूरी मेरी एनर्जी हो। अच्छा बताओ, सुबह तुम मेरे उठने से पहले ही चली गई, कैसा है बॉस। हिरत बता रहा था काफी हैंडसम है, शादीशुदा तो नहीं है, क्या तुम्हें अच्छा लगा पुत्र। बाबा का सहेलियों की तरह सवाल जवाब नामा को पुरस्कार मुस्कुराहट लिए उठने पर मजबूर कर गया। बाबा जान, एक 30 मिनट की मुलाकात में आपकी बेटी को कोई समझ नहीं आ सकता तो अच्छा कैसे लग सकता है। वो हाथ कमर पर रखती असूली सवाल कर रही थी, जिस पर फेरोज हंस दिए। बात तो भाई 16 आने सच थी। उप्स, मैं तो भूल ही गया कि मैं तो नामा सुल्तान जैसी खड़ूस का बाबा हूँ। ओह गॉड। बाबा की ड्रामाई अदाकारी पर नामा की आंखें हसीन बुरी आंखों की पूरी दुनिया मुस्कुराई। उफ बाबा, बड़ी के पास आते ही आपकी एक्टिंग शुरू। वो लाड से गुरी और पीछे वो एक्टर साहब भी पहुंच आए।
मेड को वहीं लॉन में ही स्नैक्स में बनी चीजें लगाने का कहे। इन दो बाप बेटी की प्राइवेसी तबाह करने सर पर पहुंचे। हाँ तो मैं एक्टर अकेला क्यों रहूं, ये मेरे साथ ही रहेगा, आहिर को मेरा इकलौता यार है। आ जाओ एंजॉय करते हैं। ये मेड बहुत मजे के मीट बॉल्स बनाती है। हिरत साहब की तवज्जो बस सजी मेज पर थी। नामा ने बाबा को हाथ थमाते उठने में मदद दी। अब दोनों खाएं, मैं जरा हस्क से मिलकर आती हूँ। आई एम फुल। बाबा बदपरहेजी नहीं करनी प्लीज। हिरत अंकल इनको ज्यादा खाने मत दीजिएगा, भले आगे से प्लेट ही क्यों ना उठानी पड़े। वो दोनों को खाने में मसरूफ करती खुद अस्तबल निकली, पर जाते जाते ऐसी प्यारी ताकीदें करके गई कि हिरत और फिरोज मुस्कुरा दिए। अब देख वो यही जॉब कर रही है तो तुम तो मेरे पास ही शिफ्ट हो जाओ पक्के। मैंने अमाइल से भी कहा ही है, इस्तांबुल से कुछ मंगवाना हुआ तो बताना, अमाइल जाकर ले आए तुम दोनों लोगों की चीजें। पर जाने की बात ना करना फिरोज, ये मैं कबल इस वक्त वार्निंग दे रहा हूँ। तुम दो की वजह से मेरी तन्हाई दूर हुई, क्योंकि तुझे पता है ना अमाइल कितना बिजी रहता है। ये बात फिरोज की जुबान से यार ने खींच ही इतनी खूबसूरती से ली कि वो बस मुस्कुराते ही रह गए। हाँ, हिरत का सीना जरूर प्यार से थपका था, जबकि हस्क इसे देखते ही अस्तबल ग्राउंड में अपने दो अगले पैर उठाए पुरजोश हुआ। तो हस्क और बाकी घोड़ों की देखभाल करते लोग भी मुस्कुराए। इसकी खुशी देखो जैसे मेरा बॉयफ्रेंड यही हो। नामा खुद कलामी करती हस्क तकाई और उसकी रस्सी वहां से मुलाजिम से लेते ही वहां की मुलाजिम से लेते ही वो उसे आगे ओपन फार्म हाउस की तरफ लिए बढ़ी। उसकी गर्दन पर सिल्की भूरे बाल सहलाते वो हस्क को देख रही थी, जो कद में नामा की तरह अपनी नस्ल का काफी ऊंचा और तवाना घोड़ा था। मुझे इसका हाथ देखते तरस आया, लेकिन वो उसके सुन होते हाथ की उलझन बरकरार है अब तक। तुम्हें पता है ना हस्क में कितनी मुंहफट हूँ। क्या कहते हो इससे रात को पूछ लूं कि कभी सर्जरी के बीच हाथ सुन हो गया तो, लेकिन कहीं इंसल्टिंग वे में ना चला जाए। वो हस्क से मशवरे लेती अपनी ही धुन में थी। ये अजमेर के खुले इलाकों और पुरफिजा मकामात की शाम किसी जन्नत के टुकड़े से कम न थी। बुलंदो बाला पहाड़, तहते निकाह फैला सब्जा, बादलों के आसमान पर झूल और ठंडी हवा। फिर नामा जो दिल के मौसम भी अच्छे रखती, इसे तो फितरत दुगना अपनी तरफ खींचती थी। हस्क गर्दन हिला रहा था और नामा इसे देखते पहले हैरान हुई फिर मुस्कुराई। चलो ट्राई करूंगी आज, लेकिन एक बात है, मैं अपने किसी बॉस के साथ इतना कंफर्टेबल फील नहीं हुई। हालांकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े और सीनियर थे सब, लेकिन ये तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं, उम्रों का ज़्यादा फर्क भी नहीं। पर वाइब्स अच्छी हैं इसकी, स्मूथ, बोलता काफ़ी सॉफ्ट है। ये शायद पहले ही दिन इम्प्रेशन जा रहा हो। कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ मैं फजूल में। नामा को फील हुआ और चलते चलते कहीं नूह पर सोचों की किताब ही ना लिख दे। तभी इख्तिताम तक सर झटकते खुद की सरजनिश की और हस्क पर सवार हुई, क्योंकि अपना दिल और दिमाग झटकने का उसके पास भी घुड़सवारी बेहतरीन ऑप्शन था। और उसके बाद ऊंची नीची छलांगे मारता हस्क आगे बढ़ रहा था और नामा किसी प्रोफेशनल हॉर्स राइडर की तरह हस्क को रास्तों की रहनुमाई दिए जा रही थी। वो कुदरत का खुद भी एक हिस्सा लग रही थी, क्योंकि वो इन मौसमों की तरह खालिस थी। अमाइल का दिमाग हॉस्पिटल में पूरा दिन उलझा रहा। इसे मानिया की सांसें, उसका लम्स अपनी गर्दन पर कभी भी महसूस होने लगता तो वो अपना काम करते करते घबरा जाता, और ये चीज इसे पूरा दिन तंग करती रही। जबकि मानिया का काम बस दोस्तों के साथ मजे करना था, जो उसने पूरा दिन किए। फिर घर आकर बेफिक्री की नींद सो गई। उसके सीने का दर्द अब इसके सीने के बल सोने में प्रॉब्लम कर रहा था, जो उसने फील किया। पर हस्बे तवक्का हास तवज्जो न थी, जबकि नूह को हॉस्पिटल में कुछ सोचने का वक्त नहीं मिलता था। हर वक्त इमरजेंसी नाफिज रहने वाली सूरत हाल थी। तभी शावर लेने के बाद वो नॉर्मल हो गया और अपने पेशेंट्स को भरपूर तवज्जो से टाइम दिया। इसने ऐप पर जो टाइम दिया, नामा हस्बे तवक्का 10 मिनट मजीद पहले निकल गई, क्योंकि वो अपने काम में वक्त की कदरदान और पाबंद थी। नामा ने हॉस्पिटल पार्किंग में गाड़ी रोकते हॉर्न दिया, पर जब नू की बिजी होने का ऐप पर नोट ही मिला तो वो गाड़ी से निकलकर हॉस्पिटल के अंदर चली आई। यूं ही वो इनकी नजरें घुमाने लगी। वेटिंग रूम नू का ऑफिस ही था, जहां वो कुछ देर घूमने के बाद जब आकर बैठी तो 2 मिनट बाद वहां के प्योन ने स्पेशल चाय का कप नामा के सामने रखा। वो खुशगवार हैरत से मुस्कुराई, क्योंकि ये चाय बहुत अच्छी तरह पकी लग रही थी, और नामा जैसे कम दूध और कम शुगर वाली पीती, सेम वही। नो सर ने भिजवाई है, अब डिनर करेंगी? वो नामा के फासले पर रुककर अदब से बोला, नहीं चाय काफी है। वो रसान से मना कर गई, जिस पर वो आदमी बाहर निकल गया। नामा ने चाय का पहला सिप लिया ही कि जायके की पसंदीदगी का असर उसके चेहरे पर गुला। गुड चॉइस। वो खुश हुई। इसने मजे से नूह के ऑफिस में चाय एंजॉय की और फिर फोन पर वक्त देखे वो मजीद यहाँ बोर होने के बजाय फिर बाहर निकल गई।
किसी इमरजेंसी केस में ही नूह बिजी था क्योंकि नर्सेज भी भाग दौड़ करती नामा देख रही थी। तुम कितनी लंबी हो लड़की, हो कौन तुम वैसे? लैला नामी नर्स ने अचानक हड़बड़ी में टकराने पर खुद से लंबी लड़की देखते सदमे से पूछा, जो भी इसे खुद से टकराने से बचाए खड़ा करते ही पीछे हट चुकी थी। मैं नामा सुल्तान हूँ, नूह दोगान की ड्राइवर। लहजे में कड़क और पुरएतमादी थी। लैला का मुंह हैरत से खुला। हाँ, उन्हें यादा सर कहा जाता है, यहाँ डॉक्टर दोगान। तुम ड्राइवर होकर उनका नाम कैसे ले सकती हो? उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कोई उनका नाम ले। नामा की दिलचस्पी सामने खड़ी नर्स के भाषण से ज्यादा वक्त पर थी कि इसे नूह को घर पहुंचाना है। ये नूह और अदा दोगान भी उन्हीं के नाम है, उनको पसंद ना हुआ तो वो खुद कह देंगे। आप मरीजों को देखें डियर, मुझसे ज्यादा आपकी तवज्जो वहां दरकार है। नामा को मुंह तोड़ तहजीब याफ्ता जवाब देने अच्छे आते थे। अभी वो लोग साथ ही खड़ी थी जब नूह अपने कुछ साथी सर्जन्स के साथ वहीं आता दिखाई दिया। नामा को देखकर इसने अपने स्टाफ से इजाजत ली और नामा भी इसे यूं सर्जिकल हुलिये में देखे थम सी गई। वो काफी प्यारा लग रहा था। अपना मास्क भी इसने पास आकर रुकते हटाया। नर्स तो इसे देखकर ही इधर उधर हो गई। वो ठीक नामा के सामने रुका। वो बिल्कुल एक जितने पुरएतमाद और हकीकत पसंद लोग सज रहे थे। मेरा आधे घंटे का काम मजीद है, तुम डिनर कर सकती हो मेरे ऑफिस में, या कोई काम है तो कर लो जाकर। नामा ने रसान से नफी में गर्दन हिलाई। वो नर्स की बात से थोड़ी बरहम थी। मैं वेट कर रही हूँ, सी यू। इससे पहले नामा जाती, उन्होंने अपनी आदत के खिलाफ गला खनका कर नामा को रोका और वो रुकी भी और पलटी भी। मेरे साथ डिनर कर सकती हो तुम? ऑफर बहुत खूबसूरत थी। नो थैंक्स मिस्टर अदा, मैं कर चुकी हूँ। वो फिर पलटी तो इस बार वो बेचैनी से पुकारा, नामा तुमने मुझे मिस्टर अदा कहा, कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। वो बिगड़ा। मुझे अभी पता चला आपको अपना नाम किसी के मुंह से सुनना पसंद नहीं। संजीदा वजह दी गई, पर्सनल्स का ख्याल रखा गया। फाइन। शायद ये वजह इन जनाब की नाजुक तबीयत पर गिरा गुजरी थी, जो आगे ही हर चीज से उकताया हुआ मशहूर था। मिस्टर नो, अब की बार वो पुकार पर पलटा था, पर कदम क्या जनाब का दिल भी रुक गया और फिर होंठों पर मुस्कुराहट चली आई जिनका हासा न थी। एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? वो पलटा तो मुस्कुराहट उसके हुबरू संजीदा चेहरे से रुखसत होकर तजस्सुस का तासुर रख गई थी। हाँ पूछो। वो जानने में दिलचस्पी आम से ज्यादा रखे बोला। जब अंकल हिरत ने बताया कि आप ड्राइविंग के बीच हाथ के काम न कर पाने पर ड्राइव का रिस्क नहीं लेते, तो तब इनसे भी पूछा था ये कि अगर कभी किसी सर्जरी के बीच ऐसा हुआ। वो थोड़ी झिझक का शिकार थी। तो इसी दिन इस पेशे से दस्तबरदार हो जाऊंगा। बेफिक्र रहो, किसी की जान नहीं लूंगा। मुझे लगता है सर्जरी के बीच इजाफी ध्यान रखने का इतना आदी हूँ कि इस मामले में रिस्क नहीं। इसे मुतमईन करना आता था और वो हो भी गई। अब मेरे साथ डिनर करोगी या खा चुकी हूँ वाला बयान कायम है? नामा की मध्यम मुस्कुराहट किसी दवा जैसी महसूस करे तो उन्हें संजीदा रहते ही मोहतरमा को शर्मिंदा करने को ऑफर दोहराई। कर लेती हूँ। नामा ने ऑफर कबूल की तो वो साथ ही डॉक्टर्स के लिए स्पेशल बने हॉस्पिटल फूड मेस की तरफ रवाना हुए, जहाँ डॉक्टर्स के लिए बेहतरीन नाश्ते, लंच और डिनर का इंतजाम होता था। ये वो जगह किसी रेस्टोरेंट जैसी थी। ये हॉस्पिटल अजमेर के साथ साथ पूरे तुर्की का फेमस और लग्जरी हॉस्पिटल माना जाता था। नूह ने उसके लिए कुर्सी पीछे की जो एक जेंटलमैन मैनर था। नामा ने तकल्लुफाना मुस्कान के साथ शुक्रिया कहा, जिस पर जनाब भी अपने रोब समेत सामने बैठे। कुछ डिस्कस भी करना था मुझे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ जब तक जॉब कर रही हो मेरे ही विला में तब तक मौजूद रहो और जब मैं मौजूद होता हूँ मेरा ड्राइवर मेरे साथ विला में रहे तो मुझे आने जाने में मजीद आसानी रहती है, क्योंकि कभी कभी आधी रात को उठकर आना पड़ता है और मैं बाबा और किसी और को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करता। मुझे थोड़ी हिचकिचाहट है तुम्हारे फीमेल होने की वजह से कि शायद तुम्हारे बाबा तुम्हें यूं मेरे साथ रहने की इजाज़त न दे, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एक ख्याल सोचा है। तुम इनसे पूछ लो, खुद सोच लो, फिर मुझे बता देना। 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ये मैरिज एज वर्क मैरिज के तौर पर मुआयना मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाएगी। मुझे ये तुम्हारे फीमेल होने और बाबा की फिक्रें दूर करने को बेहतरीन हल लगा। क्या ख्याल है? नामा ने हर चीज़ सुनने के बाद नूह के चेहरे पर नजरें जुमाई क्योंकि वो उलझ गई। और अगर मैं पहली ही रेस हार गई तो 6 माह तक ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों को लटकाए रखेगा फजूल में, क्योंकि आप तो जॉब से निकाल देंगे रेस हारने पर। आप फिक्र मत करें, मैं मैनेज कर लूंगी। लेट नाइट तक विला के आसपास रहूंगी, घर में भी विला के पास ही ले लूँ जब तक जॉब है। बाबा मेरे बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। अब जब कहेंगे मैं आपको पिक करने पहुंच जाऊंगी। मेरी हाई स्पीड मेरी फाइल में चेक कीजिएगा, जहाज से तेज है। नामा ने बेहतरीन सोचा था क्योंकि कोशिश में कोई हर्ज ना था।
रूह ने मुस्कुराकर तायीद की, जैसे वो यकीन दिला रही थी मुयस्सर रहने का। वो ऐसी ऑफर किसी और लड़की को देता तो कोई लेने से पहले सोचती ही ना, कितने बड़े विला रहने का मौका मिलेगा। नामा की ये अच्छाई भी पहले ही दिन मुंह पर खुली कि वो बहुत ज्यादा सोबर है। इतनी स्पीडी होने का दावा कर रही हो तो रेस हारना मत, कोई बुरा लगेगा मुझे। रूह की बात सुने वो भी पूरे एतमाद मुस्कुराई। लेट्स सी, आपका हाथ ठीक है? वो नूह के वेटर से फ्री होने पर नरमी से मुखातिब हुई। ज्यादातर ठीक ही रहता है, कभी कभी ही सदमा उतरता है इस पर। वो अपने अंदर के सन्नाटे को छुपाने के जतन कर रहा था, यूं जबरदस्ती मुस्कुराकर। और नामा ऐसे हर शख्स को आंखों से पहचान लेती थी। खामोशी का राज अब गुफ्तगू से अहम था। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको एपिसोड? क्या ख्याल है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, मैरिज ऑफर नामा एक्सेप्ट करेगी? अभी नहीं करेगी, लेकिन मे बी दूसरी बार जब ये ऑफर करे तो तब नामा सोच ले, क्योंकि मे बी कुछ ऐसा हो कि वो एंड टाइम पे ना पहुंच पाए और ऐसा कुछ हो जाए कि नामा को सोचना पड़े कि ये आइडिया बेहतरीन है। तो देखते हैं कैसे मिलते हैं ये दोनों। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही हो रही है या फिर इस पीछे वो कुछ और करने वाला है? ये सब कुछ आपको पता चलेगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। और मानिया के दिल में घंटी बज चुकी है और हमारे अलाइम के दिल में भी बज चुकी है एक दूसरे के लिए। तो उन दोनों का क्या सेटिंग होगी, क्या होगी, मानिया को क्यों पेन हो रहा है, ये सब कुछ खुलेगा। तो साथ जुड़े रहें, अच्छा सा रिस्पॉन्स दें बस, तभी नॉवल रोज आएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार सी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।